गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीए शशिका सचदेवा आज आपके साथ कंपनी लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, प्रोस्पेक्टस। इससे आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन श्योरली बनते हैं। आज हम प्रोस्पेक्टस का ओवरव्यू समझेंगे, डेफिनेशन, पर्पस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एग्जाम्पशन एंड टाइप्स। प्रोस्पेक्टस को पहले कंपनी लॉ की लैंग्वेज में समझने से पहले हम इसको रियल लाइफ से रेट करते हैं। जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, कॉलेज वाले आपको एक बुकलेट इशू करते हैं। उस बुकलेट में आपको अपनी सारी डिटेल्स बताते हैं, फैकल्टी के बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में, प्लेसमेंट ड्राइव्स के बारे में, ग्राउंड, लाइब्रेरी, बाकी सबके बारे में डिटेल्स बताते हैं। आप हर एक एक्सपर्ट को एनालिसिस करते हो, फिर एक कंक्लूजन में पहुंचते हो कि हाँ, हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं। सिमिलरली, जब भी कंपनी को पब्लिक से पैसा रेज करना होता है तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है मार्केट में, जो उस डॉक्यूमेंट में वो अपनी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में बताती है। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्यों बताती है उस डॉक्यूमेंट में अपनी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में? क्योंकि जिससे पब्लिक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। मान लो एबीसी लिमिटेड बनी, वो आपसे बोल रही कि पैसा लगा दो हमारी कंपनी में, हमको ये ऑब्जेक्ट में इन्वेस्ट करना है। आप ऐसे इन्वेस्ट करोगे? आप कहोगे नो, हम अपनी हार्ड अर्न मनी पहले उसकी कंपनी के बारे के प्रेजेंट के बारे में जानेंगे, पास्ट के बारे में जानेंगे, फ्यूचर के बारे में जानेंगे, तब जाके आप कहीं भी इन्वेस्ट करोगे। तो जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी अपनी सारी डिटेल्स बताती है, क्योंकि उसको पब्लिक से पैसा चाहिए होता है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। चलो हम इसका पहले ओवरव्यू समझते हैं। प्रोस्पेक्टस है क्या? ये प्रोस्पेक्टस क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे 400 प्लस पेजेस का होता है। क्यों इशू करता है कंपनी? क्यों इशू करती है? क्योंकि उसको पब्लिक से पैसा रेज करना होता है, और वो उस डॉक्यूमेंट अपनी प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में बताती है। क्या बताती है? कि अपने हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, हम आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी सब कुछ, सब सारी डिटेल्स बताती है। कौन इशू करता है? कंपनी। क्यों? क्योंकि इसको पब्लिक से पैसा चाहिए होता है, और इसमें अपनी सारी डिटेल्स बताती है, जिससे पब्लिक एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। अच्छा, यहाँ पर लिखा है क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन बताती है? क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। वाई दे हैव रिटन क्रूशियल? जिससे, क्योंकि पब्लिक का डिसीजन जिससे इफेक्ट हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बतानी होती है प्रोस्पेक्टस में, जिस डिसीजन से पब्लिक का डिसीजन अफेक्ट हो सकता है। समझ में आया? तो प्रोस्पेक्टस क्या है? क्या क्रक्स निकला? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसको पब्लिक से पैसा रेज करना होता है। उस डॉक्यूमेंट में वो अपनी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में बताती है। क्यों? जिससे पब्लिक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, समझ के डिसीजन ले पाए, एक क्रूशियल डिसीजन ले पाए अपना। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन दी का गई है। अब बोलोगे प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 70। मैं इसको क्लॉज क्यों बोल रही हूँ, सब सेक्शन क्यों नहीं बोल रही? मैं सब सेक्शन इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि एक डेफिनेशन है। जब भी आप डेफिनेशन क्लॉज लिखते हो तो आप सेक्शन 2 क्लॉज बोलते हो। अगर मैं यही इसके प्रोविजन के बारे में पढ़ रही होती तो यहाँ पर मैं लिखती सब सेक्शन। तो डेफिनेशन में क्या बताई गई है आप पढ़ो। तो डेफिनेशन ये बोलता है कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, इवन कुछ भी जो आप मार्केट में इशू करते हो। क्यों डालते हो मार्केट में, क्यों इशू करते हो? क्योंकि आपको पब्लिक से पैसा चाहिए होता है, हम उसको प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। खाली ये डॉक्यूमेंट लिख सकते थे। वाई दे हैव रिटन नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट। पहले क्या कंपनी करती थी, मान लो एड इशू कर दिया, पेपर में एक सर्कुलर छपवा दिया, जिससे वो कह सके कि देखो हमने तो खाली एक नोटिस इशू किया है, कोई डॉक्यूमेंट तो इशू किया नहीं है मार्केट में, तो हम पे प्रोस्पेक्टस का प्रोविजन नहीं लगेगा। तो लॉ ने बोला नहीं, ये तो गलत हो रहा है। तो लॉ ने बोला भले आप डॉक्यूमेंट इशू करो या कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी चीज़ जो आप मार्केट में इशू कर रहे हो, क्यों इशू कर रहे हो? क्योंकि आपको पब्लिक से पैसा चाहिए होता है, हम तो उस चीज़ को प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। तो पेपर में क्या आता है, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन क्या दी गई है अंडर सेक्शन 2। अब पढ़ो, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन कहाँ दी गई है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 70। क्या बोला गया है? डॉक्यूमेंट तो है ही है, कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, जो भी मार्केट में आप डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हो, क्यों इशू कर रहे हो? क्योंकि आपको पब्लिक से पैसे चाहिए होता है, तो हम उस डॉक्यूमेंट को बोल देंगे प्रोस्पेक्टस। क्लियर? प्रोस्पेक्टस के डेफिनेशन के एमसीक्यूज बहुत आते हैं, तो आप ढंग से पढ़ना इसकी। अब मैंने बोला इसमें लिखा है विच कंपनी से रिक्वायर्ड टू इशू। इसका आंसर अपने आप ही आएगा, आपको स्लाइड्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको कब से बोल रही हूँ प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करती है, क्यों कंपनी इशू करती है, अपने पास, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में बताती है और मार्केट में वो डॉक्यूमेंट इशू करती है। क्यों? क्योंकि उनको पब्लिक से पैसा चाहिए होता है। तो क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है? ये तो हम स्टार्टिंग में डेफिनेशन से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं। तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी को कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। किस कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत होती है?
खाली पब्लिक कंपनी। विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस? ओनली पब्लिक कंपनी। डू प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस? आंसर इज नो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक से आपका पैसा लेती ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी तो अपना आपस में ही करती है। तो विच आंसर क्या निकल गया है इस पूरे क्रक्स की स्लाइड, पूरा क्रक्स क्या है इस स्लाइड का, कि ओनली पब्लिक कंपनी आर रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी ही पैसा पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, प्राइवेट कंपनी तो रेज कर नहीं सकती। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आ गया? विच कंपनी आर रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस? पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट, पर्पस क्या है? पर्पस को आप एक इससे याद कर सकते हो, एक ICT से। आई का मतलब क्या होगा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, सी कैपिटल डिटेल्स, टी ट्रांसपेरेंसी। आई पहले हम इससे लिख के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। क्या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होता है इससे? देखो, जब भी कंपनी मार्केट में डॉक्यूमेंट इशू करती है, क्यों? क्योंकि इसको इन्वेस्टर से पैसा चाहिए होता है, तो वो अपनी सारी डिटेल्स बताती है। इसमें एक्चुअली कंटेंट क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको पता है प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। इन्वेस्टर हर एक डिसीजन को एक्सपेक्ट कर सकता है कि हाँ, इसका प्रेजेंट ये रहा, पास्ट ये रहा, फ्यूचर ये रहा, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, ये पर्पस है, ये जानती है। फिर वो एक डिसीजन पहुँचते हैं कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं, इसलिए इससे इन्वेस्टर का प्रोटेक्ट हो रहा है। तो क्या लिखा है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इससे ऊपर सारी डिटेल्स में बताती है, तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी रहती है कि हाँ भाई सब कुछ है। और ये डॉक्यूमेंट क्यों इशू होता है? इससे कंपनी को पैसा भी मिल जाता है, तीनों पर्पस हो जाते हैं प्रोस्पेक्टस से। कैपिटल भी रेज हो जाता है कंपनी के लिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी होता है, चूंकि वो अपनी सारी डिटेल्स बताती है, तो एक ट्रांसपेरेंसी मैनेज रहती है। तो पर्पस के प्रोस्पेक्टस का ICT, जब भी पेपर में पूछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टस, आप तो ICT से याद कर लो। आई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, सी कैपिटल रेजिंग, टी ट्रांसपेरेंसी। क्लियर? आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेना। इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है पूरे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पूरे स्लाइड्स में लिखा है। अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसको सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करनी पड़ेंगी। अगर वो कंपनी अनलिस्टेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम रूल बनाती है वो कंप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, इस पूरे क्रस का यही है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी का लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई करो, अनलिस्टेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम रूल्स बनाती है वो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि प्रोस्पेक्टस इशू करती है, अपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में बताती है। एक्चुअली डिटेल से बताती है। क्या बताती है? कंपनी अपने उसको प्रोस्पेक्टस में पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है। नेम पहले लिखा होगा, नेम ऑफ द कंपनीज, फिर एड्रेस ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी कितना पैसा रेज कर रही है पब्लिक से, वो पैसा लगाएगी कहाँ, उस प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट्स है जो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स है जो कंपनी रेस कर रही है, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी पैसा रेस कर रही है, सब डिटेल बताती है। क्या बताती है? नेम क्या है कंपनी का, एड्रेस क्या है, डिटेल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल एड्रेस क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, कंपनी पब्लिक से पैसा क्यों रेस कर रही है, कौन से प्रोजेक्ट्स में भाई इसको लगाना है, कौन से प्रोजेक्ट्स है, उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व क्या है, और क्या डिटेल बता सकती है, रिस्क इन्वॉल्व क्या है, और बताओ। ये ऑफर जो हम दे रहे हैं पब्लिक को, पैसा इन्वेस्ट करें, कितने देर तक ओपन रहेगा और क्लोज हो जाएगा, डिटेल्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द ऑफर, कंपनी का प्रॉफिट रेट क्या रहा है पिछले 5 वर्ष से या पूरा जब से बनी है, डिविडेंड रेट क्या है, और क्या बताती है, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की डिटेल्स क्या है, उनका रेम्यूनरेशन क्या है, उनकी सैलरी क्या है, और क्या बता सकती है कंपनी बारे में, और क्या जानना होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट क्या है, और बताओ। ये हमने बोल दिया, और क्या डिटेल बता सकती है। एक्सपर्ट कंसर्न, कौन से एक्सपर्ट के बारे में, एक्सपर्ट के बारे में 2 चीज़ बताई गई है, वो एक्सपर्ट की एडवाइस लिखोगे जो आपकी कंपनी बनाने में इन्वॉल्व ना हुआ हो, और जब हम मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो उसकी कंसर्न रही हो और विड्रॉ नहीं की गई हो। 2 चीज़, कंसर्न रही हो और कंसर्न विड्रॉ ना की गई हो जब तक हम प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं, और वो आपकी कंपनी के फॉर्मेशन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व ना हो। तो हम कंपनी में सब डिटेल्स बताते हैं, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, रजिस्टर ऑफिस क्या है, डायरेक्टर्स की डिटेल, रेम्यूनरेशन की डिटेल, ऑडिटर की डिटेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल, इसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताते हैं, हमने प्रॉफिट के बारे में बताते हैं, डिविडेंड के बारे में बताते हैं, और जो हम प्रोस्पेक्टस इशू कर क्यों रहे हैं, हमें ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट्स है, हम कौन से बिजनेस में पब्लिक का पैसा लगाने वाले हैं, उसमें रिस्क इन्वॉल्व क्या है, उसका फ्यूचर में एक्सपेक्ट क्या है, स्कोप क्या है,
एक्सपर्ट की कंसर्न उसकी लिखेंगे जो फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट कंपनी में इन्वॉल्व ना हुआ हो और जब हम प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू कर रहे हैं उसने विड्रॉ ना की गई हो। ठीक है, जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाती है उस प्रोस्पेक्टस को बनाने के बाद वो सेबी से अप्रूवल लेती है, उसके बाद वो आरओसी में सबमिट कर देती है, रजिस्टर ऑफ कंपनी। अब जब हमने रजिस्टर, मान लो मैंने एक प्रोस्पेक्टस बनाया एबीसी लिमिटेड ने, सेबी से अप्रूवल भी मिल गई और आरओसी में भी उसको अप्रूवल मिल गई। अब उसको पब्लिक में कितने दिन के अंदर लाना होगा? एनी गेसेस? एक क्वेश्चन पूछा, ये डिटेल्स बता दी, हमने सेबी से अप्रूवल ले लिया, आरओसी से अप्रूवल ले लिया, मार्केट में उसको कितने दिन तक लाना होगा? मान लो मैंने आरओसी से आज अप्रूवल ले ली, क्या मैं 1 साल बाद 2 साल बाद लाऊं? नहीं, लॉ बोलता है आप एक बार जब आपने आरओसी से अप्रूवल ले ली, आप उसको मार्केट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 डेज तक अंदर इशू कर दो। अगर आप 90 डेज तक उसको इशू नहीं करते तो आपको वो फिर से प्रोसेस लगानी पड़ेगी, फिर से अप्रूवल लो, सेबी का आरओसी से लो। ठीक है, आप जब भी आरओसी एक बार अप्रूव कर दे, आप उसको 90 डेज के अंदर मार्केट में इशू कर दो। अगर आप 90 डेज तक नहीं कर पाए तो आपको फिर से वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा कि सेबी के पास जाओ, आरओसी के पास जाओ, सब लगाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 90 डेज तक इशू कर दो। प्रोस्पेक्टस में याद रखना, हम प्रोस्पेक्टस जब प्रोस्पेक्टस रियल लाइफ में 400 प्लस पेजेस का होता है, प्रोस्पेक्टस में पहले डेट भी मेंशन होती है। जो हम डेट लिखेंगे, जो प्रोस्पेक्टस में डेट होगी वो होगी, हम जो डेट मैंने लिख दी, कोई भी डेट लिख दी, वो क्या होगी? डेट ऑफ पब्लिकेशन। क्या होगी वो डेट? डेट ऑफ पब्लिकेशन। और प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा साइन होंगे? डायरेक्टर्स। प्रोस्पेक्टस में एक डेट मेंशन होगी, वो हम डेट को बोलेंगे डेट ऑफ पब्लिकेशन। हम क्या मानेंगे कि वो इस दिन पब्लिश हुआ है। और प्रोस्पेक्टस, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे वो अपने प्रोस्पेक्टस में साइन करेंगे। किसके द्वारा साइन होने जाना चाहिए? डायरेक्टर्स के द्वारा। क्लियर? कंटेंट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या कंटेंट हो सकते हैं? नेम, एड्रेस, आपको सब लिखना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एमसीक्यू बनता है वो 90 डेज वाला। क्या? प्रोस्पेक्टस एक बार आरओसी से अप्रूव हो जाए तो आपको कितने दिन तक मार्केट में इशू करना पड़ेगा? 90 डेज। कंटेंट्स मैंने करवा दिए और डेट जो मेंशन करोगे वो क्या होगी? डेट पब्लिकेशन। और साइन कौन करेगा? डायरेक्टर्स। आई होप आई एम क्लियर। प्रोस्पेक्टस, लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। देखो, प्रोस्पेक्टस में कंपनी की एक जिम्मेदारी है उसके ऑफिसर्स की, डायरेक्टर्स की, सब डिटेल सही बताए। अगर वो प्रोस्पेक्टस में गलत डिटेल्स बताती है या फिर जानती हुई भी कि डिटेल्स हमें बतानी चाहिए नहीं बताती, हम दोनों कंडीशन में बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। या फिर वो रॉन्ग स्टेटमेंट देती है या ओमिशन ऑफ स्टेटमेंट करती है, उन दोनों कंडीशन में क्या होंगे? मिस स्टेटमेंट। आपकी दो लायबिलिटी राइज होती है, क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी। अगर आप गलत स्टेटमेंट देते हो तो आपकी दो लायबिलिटी राइज होती है, एक सिविल लायबिलिटी, एक क्रिमिनल लायबिलिटी। पहले हम पढ़ेंगे सिविल लायबिलिटी के बारे में। क्या पढ़ोगे सिविल लायबिलिटी के बारे में? मान लो प्रोस्पेक्टस में एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसा है, और मैंने वो समझ के कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो मालूम नहीं कि वो सही दी है, और मैंने इन्वेस्ट कर दिया और मुझे लॉस हुआ, तो जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे और कंपनी मुझे क्या देगी? डैमेजेस, कंपनसेशन। क्या देगी? डैमेजेस। क्या देगी? डैमेजेस, कंपनसेशन। और क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी? उनको फाइन, इम्प्रिजनमेंट होगा, और वो सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट फ्रॉड के अंदर लायबल होंगे। कहाँ लायबल होंगे? फ्रॉड के अंदर लायबल होंगे। आपकी दो लायबिलिटी राइज होती है, सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी राइज हुई तो डैमेजेस देने पड़ेंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट और कंपनी को, और क्रिमिनल लायबिलिटी हुई तो वो सेक्शन 447 के अंदर ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल होंगे। वो सेक्शन 447 के अंदर क्या पनिशमेंट होता है? जब हम सेक्शन 447 के अंदर आएंगे हम तब पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये जिम्मेदारी होती है कि प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स हो। प्रोस्पेक्टस के एग्जाम्पशन क्या है कि इशू नहीं करने की जरूरत है। प्राइवेट प्लेसमेंट, अभी हम एग्जाम्पशन में समझ लो। प्राइवेट प्लेसमेंट में सेक्शन 42 में हम डिटेल्स में जानेंगे कि अगर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। पब्लिक से हम जब पैसा रेस करते हैं, हम खुली पब्लिक से रेस करते हैं, कोई भी हमारा शेयर सब्सक्राइब कर सकता है, ले सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में हम कुछ ही लोगों को शेयर ऑफर करते हैं आपस में, तो वहाँ हमें प्रोस्पेक्टस में इशू करने की जरूरत नहीं होती। तो एग्जाम्पशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? आपके एग्जाम पर्पस से दो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट खाली ये है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो हम इसी तरह स्ट्रक्चर रहेंगे और इसकी डिटेल्स हम जब सेक्शन 42 में आएंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी एग्जाम्पशंस पूछेंगे, पेपर में क्या लिखोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट की डिटेल सेक्शन 42 में दी गई है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? हम कुछ लोगों की, हम प्राइवेट प्लेसमेंट को अभी ओवरव्यू बता देती हूँ, हम कुछ लोगों को शेयर ऑफर करते हैं। यहाँ तो हम प्रोस्पेक्टस कब इशू करते हैं? पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, कोई भी हुआ। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी कुछ लोगों को शेयर ऑफर करती है कि आपको चाहिए क्या?
उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। वहाँ पर प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। इवन पेपर में क्या लिखोगे, प्राइवेट प्लेसमेंट, साथ में आप बताओगे राइट इशू, उसमें भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। एंड तीसरा बोनस इशू, उसमें भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई जरूरत नहीं होती। क्लियर? तो एग्जामिशन पेपर में क्या लिखोगे, पेपर में आ गया कि एग्जामिशन कौन कौन से ऐसे कंडीशन है कि प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। तो प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू, इसमें कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? अब ये 3 नाम लिखोगे, ये 2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए खाली है प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू लिखोगे। क्लियर? ये 3 लिखोगे तो आप मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट होता है हम टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसके हम पूरी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम 2 प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ेंगे, शेल्फ, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसको पहले हम रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। पहले हम इसको डेफिनेशन में पढ़ो, पहले आप इसको रियल लाइफ से समझो। जैसे मैं जुलाई में एक इशू लेके आई, मुझे पैसे से मुझे इस बिजनेस में लगाना है और मैंने पब्लिक से पैसा रेज कर दिया। जुलाई में मैंने सारी प्रोसेस करी, एक 400 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाया, सेबी से अप्रूव करवाया, आरओसी से अप्रूव करवाया, 90 डेज के अंदर इशू कर दिया, पैसा भी रेज कर दिया। लेकिन मेरा वो जिस बिज़नेस के लिए लिया मैंने, जैसे मैंने ए बिज़नेस के लिए लिया और वो इतना बड़ा कि मुझे और पैसा चाहिए, तो मुझे नवंबर में पैसा चाहिए। तो क्या मैं वो सारी प्रोसेस फिर से करूँ कि 400 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाने बैठूँ, फिर सेबी से अप्रूव करवाऊँ, आरओसी से अप्रूव करवाऊँ? मेरा पूरा टाइम तो इसी में निकल जाएगा बस प्रोस्पेक्टस इशू करने में। तो मैं अपने बिजनेस में कब ध्यान दूंगी? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक ये प्रोस्पेक्टस है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है, देखो भाई, अगर आपने जुलाई में ऑलरेडी प्रोसेस पूरी कर ली है, आपको नवंबर में पैसा चाहिए, जो प्रोस्पेक्टस आपने जुलाई में इशू किया था ना, आप वो फिर से इशू कर दो। तो क्या जुलाई से नवंबर में कोई चेंजेस नहीं होंगे कंपनी में? ऑब्वियस ही बात है, चेंजेस तो हुए होंगे। उस चेंजेस को आप एक पेज नेक्स्ट कर दो, उस पेज को बोलेंगे इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, वो आप चेंजेस बता दो। समझ में आया? तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस किससे मिलके बना है? प्रोस्पेक्टस से एंड इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम से। जुलाई में मैं इशू लेके आई, मैंने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, अब मुझे नवंबर में फिर से पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? तो लॉ बोलता है ठीक है भाई, आपको फिर से इशू करने की जरूरत नहीं है, आप वही प्रोस्पेक्टस वही इशू करा लो। नवंबर में जो जुलाई में जो आपने इशू किया था ना, नवंबर में वही इशू कर दो, और जो चेंजेस हुए हैं जुलाई से नवंबर के बीच, उसके पीछे एक डॉक्यूमेंट नेक्स्ट कर दो, उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस के क्या किससे मिलकर बना है? प्रोस्पेक्टस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम से मिलकर बना है। तो क्या मैं हर बार कर सकती हूँ? मुझे अगली जुलाई भी चाहिए, तो क्या मैं यही प्रोसेस इशू कर दूँ, ये प्रोस्पेक्टस जो मैंने पहले कर लिया वही इशू कर दूँ? आंसर इज नो, ये खाली 1 साल तक कर सकते हो। समझ में आया? ये खाली आप 1 साल तक कर सकते हो। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस किससे मिलकर बना है? प्रोस्पेक्टस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के लिए। और कितने साल तक के लिए वैलिड है? ये 1 साल तक के लिए वैलिड है। पेपर में पूछेगा शेल्फ प्रोस्पेक्टस कितने साल तक के लिए वैलिड है, आप क्या टिक करोगे? 1 साल। और शेल्फ प्रोस्पेक्टस किससे मिलकर बना है? प्रोस्पेक्टस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम से मिलकर बना है। ऐसी दूसरी तरह का प्रोस्पेक्टस होता है, वो होता है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, ना आप इसकी प्राइस के बारे में बताते हो, ना आप इसकी क्वांटिटी के बारे में बताते हो, ना आप प्राइस के बारे में बताते हो, ना आप क्वांटिटी के बारे में बताते हो। क्योंकि कंपनी शेयर का प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही। इसका प्राइस डिसाइड होता है बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से। कैसे डिसाइड होता है? बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से। जैसे मेरा प्राइस का शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए? 600, 700, 800 में डिसाइड नहीं कर पा रही, मुझे लग रहा है 600 होना चाहिए, लेकिन 700 भी हो सकता है, डाउट में हूँ। तो मैं क्या कहूँगी, मैं ना प्राइस मेंशन करूँगी ना क्वांटिटी मेंशन करूँगी। जिस प्राइस में मैक्सिमम आए होंगे, जैसे मान लो मेरा 400 से 500 है, मुझे तो लग रहा है 400 चाहिए, लेकिन पब्लिक तो बोल रही है कि मैं तो 500 खरीदने को भी तैयार हूँ। तो जिस प्राइस में ज़्यादा आए होंगे, जिस प्राइस से ज़्यादा शेयर्स मेरे सब्सक्राइब हुए होंगे, वो प्राइस मेरा डिसाइड हो जाएगा। उसे बोलते हैं बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म। तो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में पूछेंगे ऐसा कौन सा प्रोस्पेक्टस है जहाँ प्राइस मेंशन नहीं होती, तो आप कौन सा प्रोस्पेक्टस चेक करोगे? रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। और पूछेंगे कि प्रोस्पेक्टस प्लस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम से मिलकर जो प्रोस्पेक्टस बनता है उसका नाम क्या होता है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। और शेल्फ प्रोस्पेक्टस कितने साल तक के लिए वैलिड होता है? 1 साल तक के लिए। आई होप आपको प्रोस्पेक्टस कम से कम ओवरव्यू लगा होगा। हम इसकी डिटेल्स पूरी फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ओवरव्यू क्लियर है, पर्पस क्लियर है। अगर वो आपसे पर्पस पूछेगा तो आप क्या मार्क करोगे? क्या कैसे आपको मैंने याद करवाया था? ICT से। पर्पस क्या प्रोस्पेक्टस का? ICT, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कैपिटल रेजिंग, ट्रांसपेरेंसी। क्लियर है? डेफिनेशन का दी गई है इसकी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 70। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पेपर में आते हैं। क्लियर है?
आप कीप ऑन रिवाइज करते रहना, आपको याद हो जाएगा। आई होप टुडे माई लेक्चर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।